आप में से बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट प्रिपरेशन करते टाइम एक डाउट अपने दिमाग के अंदर अक्सर लेकर आते होंगे कि मैं आर्म फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी जो आईसाइट है वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लेवल को मैच नहीं कर रही, या मेरी जो आईसाइट है वो वीक है। लेकिन ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। भले ही आपकी आईसाइट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लेवल को मैच कर रही है या नहीं कर रही, वो अलग बात है। भले ही आपकी आईसाइट एक वीक है या कमजोर है, वो एक अलग बात है। फिर भी आप आर्म फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ रहता है कि यार मेरी आईसाइट तो कमजोर है, मैं शायद आर्म फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, अगर आर्म फोर्सेस को एज एन ऑफिसर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना पड़ता है। एसएसबी को क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जहां पर डिफरेंट रेस्पेक्टिव मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर मिलिट्री डॉक्टर्स के द्वारा आपके फुल बॉडी का चेकअप किया जाता है फ्रॉम टॉप टू डाउन। और हां, अगर आपकी इसमें से एक इंपॉर्टेंट टेस्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट टेस्ट आपका आईसाइट टेस्ट होता है। अगर आपका आईसाइट टेस्ट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाता तो आपको मेडिकली रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज इस सेशन के अंदर हम लोग यही सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि आर्म फोर्सेस के अंदर अगर आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो तो आईसाइट के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मैं विक्रांत पुंडीर आपका सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस वाला पर। और आज के सेशन के अंदर हम यही सारे मिथ्स को क्लियर करने वाले हैं कि आर्मी के अंदर अगर हमें जाना है, इंडियन आर्मी के अंदर अगर हमें जाना है तो मेरे आईसाइट के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर मुझे इंडियन नेवी को ज्वाइन करना है तो मेरे आईसाइट के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और वहीं अगर मुझे इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना है तो मेरे आईसाइट के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द आईसाइट फॉर द मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इस सेशन के अंदर हम लोग दोनों ही एंट्रीज, मतलब अगर आप 10+12 के बाद मतलब एनडीए एंट्री से जा रहे हो उसके लिए भी आईसाइट का क्या क्राइटेरिया है वो भी डिस्कशन करने वाले। इवन दो हम लोग किसी ग्रेजुएट एंट्री से अगर आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल सीडीएस से जा रहे हो या कोई भी टीजीसी या कोई भी एबीसीडी ग्रेजुएट एंट्री से आप जा रहे हो तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं। लेट्स डिस्कस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीवन। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अनकरेक्टेड विजन कितना होता है, यहां पर बात करते हैं। अनकरेक्टेड विजन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपकी आईसाइट्स आपको मालूम है कमजोर है, आपने स्पेक्स नहीं लगा रखा है, कुछ भी आपने नहीं लगा रखा है, तो मेरा अनकरेक्टेड विजन कितना होना चाहिए। अगर मैं एनडीए के लिए बात करता हूं या टीएस एंट्री की बात करता हूं तो 6/36 और 6/36 ये अनकरेक्टेड विजन है। वहीं पर अगर मैं ग्रेजुएट एंट्रीज की बात कर रहा हूं, सीडीएस से बात कर रहा हूं या किसी एबीसी अदर एंट्रीज से बात कर रहा हूं तो 6/60 या 6/60 यहां पर बोथ आइज के लिए, ये लेफ्ट और राइट बोथ आइज के यहां पर बात की गई है। वहीं पर अगर हम लोग जुडिशियल एंट्रीज की बात कर रहे हैं, जैग एंट्रीज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आर्मी एजुकेशन कोड की बात कर रहे हैं, पोस्टल सर्विसेज की अगर अपन बात कर रहे हैं, टेरिटोरियल आर्मी की अगर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब अगर अपन स्ट्रीम्स की बात कर रहे हैं या एएमसी की बात कर रहे हैं, मेडिकल कोड की बात कर रहे हैं, वहां पर 3/60 या 3/60 बोथ आइज के लिए वैलिड है, ये मेंशन किया। दीज आर द अनकरेक्टेड। अब अनकरेक्टेड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। फॉर एग्जांपल आपके आईसाइट वीक से आपको ऐसा लगता है लेकिन आपने स्पेक्स नहीं डाल रखा है, उस टाइम पे आपका विजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि करेक्टेड विजन एक्यूटी कितनी होनी चाहिए। तो बीसीवीए मतलब क्या है, करेक्टेड विजन एक्यूटी। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आपको यहां पर समझनी पड़ेगी कि यहां पर आता है एक्यूटी, है ना, बिल्कुल ध्यान रखना। यहां पर है करेक्टेड विजन एक्यूटी। वीए का मतलब यहां पर क्या बेटा, विजन एक्यूटी की यहां पर अपन बात कर रहे हैं। अब सर ये विजन एक्यूटी क्या है, तो क्लियरिटी ऑफ विजन। याद रखना इसका मतलब क्या होता है, क्लियरिटी ऑफ विजन, कि भाई आपको कोई चीज बिल्कुल क्लियरली विजिबल है या नहीं है, साफ से दिखाई पड़ रही है या नहीं दिखाई पड़ रही है। जैसे हम लोग बोलते थे क्लियरिटी ऑफ थॉट है कि आपके थॉट्स, परसेप्शन, आइडियाज, व्यूज बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, ऐसे क्लियरिटी ऑफ विजन आता है। अगर हम स्टैंडर्ड क्लियरिटी ऑफ विजन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो आपको रिक्वायर्ड होता है, अनकरेक्टेड तो इतना है। यहां पर बीसीवी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, करेक्टेड विजन एक्यूटी की बात कर रहे हैं, राइट और लेफ्ट बोथ आइज के लिए बात की गई है, 6/6 और 6/6 बात की गई है एनडीए या 10+20 से जो कैंडिडेट जा रहे हो। वहीं पर अगर अपन ग्रेजुएट एंट्रीज की अगर बात करें तो ग्रेजुएट के लिए 6/6 और 6/6 यहां पर भी है, सेम यहां पर 6/6 और 6/। करेक्टेड विजन का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपको स्पेक्स लगाकर, जब आपने स्पेक्स वगैरह लगा लिए उसके बाद आपका इतना ना चाहिए। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो विदाउट स्पेक्स आपका कितना है, तो विदाउट स्पेक्स आप इतने हो सकते हो, लेकिन विद स्पेक्स आपका ये होना चाहिए। अब बहुत से कॉमन चीज हमें यहां पर अब प्रॉब्लम में आती है, सर 6/6 और 6/9 या 6/36, 6/60 इसका मतलब क्या है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई 6/6 का मतलब क्या है।
फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है जिसकी आई में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, बिल्कुल उसकी आई साइट बिल्कुल क्लियर है। यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है और उस ऑब्जेक्ट को उसने 6 मीटर के डिस्टेंस से देखा है, उसने उस ऑब्जेक्ट को 6 मीटर के डिस्टेंस से देखा है। वहीं पर एक जो दूसरा आदमी है जिसने फॉर एग्जाम्पल चश्मा लगा लिया, स्पेक्स लगा लिया है, विदाउट स्पेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये दूसरा आदमी है, ये कैंडिडेट है, ठीक है। अगर ये कैंडिडेट भी इस डिस्टेंस को 6 मीटर से बिल्कुल क्लियरली देख पा रहा है, या स्पेक्स लगा लिया बिना स्पेक्स के देख पा रहा है बिल्कुल क्लियरली, तो अपन क्या बोलेंगे कि इसका विजुअल स्टैंडर्ड क्या है, 6/6। कहने का मतलब है अगर एक साधारण आदमी जिसकी आईसाइट में कोई भी डिफेक्ट नहीं है वो किसी ऑब्जेक्ट को 6 मीटर से देख पा रहा है, तो अगर आप भी उसी ऑब्जेक्ट को 6 मीटर से क्लियरली देख पा रहे हो, पहचान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आपका आईसाइट हो जाएगा 6/6। ये टेस्ट बहुत आईज के लिए किया जाता है, एक बार इस तरीके से ब्लॉकेज एक आई पर रखकर और एक बार इस तरीके से ब्लॉकेज रखकर दूसरी आई पर ऐसे टेस्ट किया जाता है। सो इस तरीके से 6/6 और 6 चीजें चेक की जाती है। वहीं पर अगर अपन बात करते हैं सर 6/9 का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन यहां पर बात करते हैं 6/9, 6/9 का मतलब क्या है, कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग होगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना, कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 9 मीटर से बिल्कुल क्लियरली सीन कर पाता है, बिल्कुल क्लियरली सीन कर पा रहा है। एक हेल्दी बंदा, कोई भी एक हेल्दी बंदा है किसी भी ऑब्जेक्ट को 9 मीटर के डिस्टेंस से देख पा रहा है, लेकिन आप उसे 9 मीटर के डिस्टेंस से नहीं देख पा रहे, आप उसे थोड़ा सा शॉर्ट करके 6 मीटर के डिस्टेंस से बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हो। आप 9 मीटर के डिस्टेंस से नहीं देख पा रहे हो, 6 मीटर के डिस्टेंस से देख पा रहे हो, तो आपकी आईसाइट कितनी हो जाएगी, 6/9 हो जाएगी। समझ में कि फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरी आईसाइट बिल्कुल सही है, मैं 9 मीटर से किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं, लेकिन आप उसी ऑब्जेक्ट को 9 मीटर से ना देख पा के 6 मीटर पर देख रहे हो, तो आपके आईसाइट क्या बोल दी जाएगी, 6/9 बोल दी जाएगी। ये कुछ चीजें होती हैं 6/6 और 6/9 का। वहीं आप समझ गए होंगे 6/36 का मतलब क्या है, कि कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है किसी भी ऑब्जेक्ट को 36 मीटर की हाइट्स पर देख पाता है, लेकिन आप उसे विद आपके डिफेक्ट है आप उसको 6 मीटर पर देख पा रहे हो। सेम यहां वो नॉर्मल जो ह्यूमन बींग है जो हेल्दी है 60 पर देख पा रहा है, आप उसे 6 पर देख पा रहे हो। तो ये विद डिफेक्ट्स वाली है, जो अपने स्पेक्स नहीं लगाए। अगर आपने स्पेक्स लगा लिया उसके बाद ये करेक्टेड हो जाने चाहिए 6/6 या 6/6 तक, यहां तक। अच्छा, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये स्टैंडर्ड तो नहीं है। भाई ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, ये मैंने आपके नोटिफिकेशन से उठाया है, जितने भी पैरामीटर्स यहां पर लिखे हैं, सीडीएस और एनडीए का जो यूपीएससी नोटिफिकेशन इशू करता है वहां से सारा डाटा उठाया गया, ये याद रख लीजिएगा। सो बिल्कुल यहां पर क्लियरली मेंशन है, करेक्टेड विजन एक्यूटी मैंने आपको यहां पर बता दिया कितनी होनी चाहिए आर्मी के लिए। ये जितना भी मैं यहां पर पहले स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, सो दिस इज फॉर योर आर्मी, ठीक है, फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट, मतलब 10+2 एंट्रीज की यहां पर अपन बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं मायोपिया की, ठीक है। मायोपिया क्या है पहले समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मायोपिया। अच्छा, मायोपिया को समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने पड़ेगी, वो क्या है कि सर ये जो विजन एक्यूटी वाला जो टेस्ट होता है जिसमें क्लैरिटी ऑफ विजन देखी जाती है, उस टेस्ट को किससे किया जाता है? उस टेस्ट की अगर अपन बच्चे बात करते हैं तो यहां पर आपके पास 2 चार्ट होते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चार्ट इज स्नेनल चार्ट, ये आपके सामने यहां पर आपको गिवन है इस तरीके से, है ना। तो आपकी एक आई साइड पर ब्लॉकेज रख दिया जाएगा, आपको कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस 6 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर खड़ा कर दिया गया, बोलेगा भाई ये पहचानो ये नीचे क्या लिखा है, फिर धीरे धीरे इस तरीके से, है ना। हो सकता है आपको ये नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, 6 मीटर पर नहीं दिखाई दे रहा है या 9 मीटर पर नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको थोड़ा सा नजदीक बुलाया जाएगा, तो उसी हिसाब से आपका डिफेक्ट ऑफ विजन, क्लैरिटी ऑफ विजन चेक किया जाता है। एक तो स्नेलन चार्ट होता है और दूसरा जो चार्ट होता है बेटा वो होता है लोगमार चार्ट। सो लोगमार चार्ट अभी लेटेस्ट में यूज किया गया, दिस इज द लोगमार चार्ट, इज द एडवांस वर्जन होता है किसका, तो स्नेलन चार्ट का एडवांस वर्जन होता है, इस तरीके से चेक किया जाता है, ठीक है, सेम ब्लॉकेज। अब बात करते हैं मायोपिया और हाइपर मायोपिया वगैरह क्या होता है, ये भी चेक किया जाता है। हाँ सर चेक किया जाता है, आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर नॉर्मली पढ़ा होगा, बायोलॉजी के अंदर मायोपिया हाइपर मायोपिया ये बीमारियां आपने डिफेक्ट्स पढ़ी होंगी लाइट वाले आईवाइज वाले चैप्टर के अंदर। आप समझते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई की यदि हम बात कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो इमेज हमेशा कहां पर बनती है, रेटाइना पर बनती है, ये आप जानते हो। लेकिन अगर किसी की आई साइट पर मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटाइना से पहले फॉर्म्ड होती है, बिफोर रेटाइना यहां बन जाएगी, ऑब्जेक्ट रेटाइना पर इमेज नहीं बनती है, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस आप इसको बोल भी देते हो, ये भी आपको मालूम, मतलब दूर का देखने थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पास का आप इजीली देख पाते हो, ये इसके अंदर डिफेक्ट्स में नॉर्मली हम देखते हैं, ठीक है, ये मायोपिया। वहीं पर अगर अपन हाइपर मायोपिया वगैरह की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल विजन्स पर इमेज आपकी कहां पर बनेगी, रेटाइना पर बनेगी। लेकिन इफ यू आर बीइंग सफरिंग फ्रॉम द हाइपर मायोपिया, है ना, लॉन्ग साइटेडनेस अगर आपकी है बीमारी, तो इसमें क्या होगा, इमेज जो है वो बियॉन्ड, मतलब रेटाइना से आउटसाइड चली जाएगी, यहां आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी ये।
मतलब इस वाले डिफेक्ट के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें पास का देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, दूर का हम इजिली देख पाते हैं। ये हाइपर मायोपिया के अंदर आप कंडीशंस नॉर्मली ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। अब इसमें क्या एग्जैक्ट हमें चाहिए? नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस यहां पर है कि अगर आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन इतने से इतने के बीच में हो तो आप एलिजिबल होते हो, वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो आर्मी के अंदर क्या मांगता है? सबसे पहले मायोपिया एनडीए स्टूडेंट्स या फिर 10+2 एंड स्टूडेंट्स, नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। आपका जो मायोपिया है वो लेस देन होना चाहिए -2.5 डायोप्टर। डायोप्टर क्या होती है? पावर ऑफ लेंस आप मानते हो, इससे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ठीक है। वहीं पर अगर अपन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं तो कितना स्टैंडर्ड्स मांगता है? तो लेस देन -3.5 डायोप्टर से कम मांगता है। सेम यहां पर -5.5 डायोप्टर फॉर जैग एंट्रीज, फॉर एईसी, फॉर पोस्टल सर्विसेज, फॉर टीए, इनके लिए ये मांगता है। हाइपर मायोपिया की अगर अपन बात करते हैं, हाइपर मायोपिया के केस में एनडीए या नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लेस देन 2+2.5 डायोप्टर है, और यहां पर +3 लेस देन +3.5 डायोप्टर से है। सेम इनके लिए यहां पर इंक्लूडिंग है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सर लेसिक। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्पेक्स की प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए और सर्जरी वगैरह करवा लेते हैं, लेसिक सर्जरी करवा लेते हैं। एक चीज बिल्कुल क्लियरली है कि एनडीए स्टूडेंट्स के लिए लेसिक सर्जरीज बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है, नॉट परमिटेड, नहीं है परमिटेड, याद रख लीजिएगा। वहीं अगर अपन बात करते हैं किसके लिए, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या यहां पर लेसिक सर्जरी परमिटेड है? हाँ परमिटेड है। लेकिन एक चीज रखना, लेसिक सर्जरी परमिटेड उन्हीं के लिए जिनकी एज 20 साल से अबव हो चुकी है, और अगर आपने लेसिक सर्जरी कराई है तो एसएसबी में जाने से 1 साल पहले आपकी लेसिक सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा नहीं आपका एसएसबी आने वाला है और आप 2 महीने पहले अपनी लेसिक सर्जरी करा रहे हो, दैट इज बिंग नॉट परमिटेड, और आपकी एज लेसिक सर्जरी कराने के टाइम पीरियड 20 साल से अबव होनी चाहिए। सो लेसिक सर्जरी इन्हीं लोगों के लिए परमिटेड है, ये याद रख लीजिएगा, क्लियरली आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कलर परसेप्शन, जिसको बोलते हैं सीपी लेवल। सर ये कलर परसेप्शन क्या होता है? ये एक्चुअली ब्लाइंडनेस टेस्ट को चेक करने के लिए किया जाता है, कलर परसेप्शन की अगर हम बात करते हैं। सो कलर परसेप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कलर परसेप्शन वाले टेस्ट के अंदर आपकी एक टेस्ट होता है जिससे ये सब चीज चेक की जाती है, उसे कहा जाता है इशिहारा बुक, है ना। तो इशिहारा बुक आपके पास होती है, उससे चेक किया जाता है, और यहां पर 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर यह बुक को रखी जाती है, और यहां पर कलर्स की आइडेंटिफिकेशन कराई जाती है कैडेट से। अगर हम लोग बात करते हैं सीपी कलर परसेप्शन में, लेवल्स अलग अलग होते हैं। एक होता है कलर परसेप्शन लेवल 1 होता है, एक होता है कलर परसेप्शन लेवल 2 होता है, और एक होता है कलर परसेप्शन लेवल 3। ये 3 लेवल्स बेसिकली हम लोग देखते हैं यहां पर। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कलर परसेप्शन लेवल 1 क्या होता है, कलर परसेप्शन लेवल 2 क्या होता है। कलर परसेप्शन लेवल अगर हम लोग 1 की बात करते हैं, दिस हैज बीन कंसीडर्ड एज द वन ऑफ द बेस्ट। अगर किसी को कलर सीपी लेवल 1 में है तो भाई उसका कोई भी डिफेक्ट नहीं, वो हर एक कलर को बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर पा सकता है। और जो इशिहारा बुकलेट होती है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई जाती है। इस इशिहारा बुकलेट के अंदर अगर आप देखते हो तो रिक्विसाइट्स यहां पर कुछ प्लेट्स रखी होती है। अगर आप बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर आपको बीच में कुछ नंबर्स वगैरह दिखाई देंगे, तो आपको इन नंबर्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए वो स्पेसिफिकली बोलते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान समझना। अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं आर्मी के स्टैंडर्ड्स के लिए, तो आर्मी के स्टैंडर्ड्स के लिए यहां पर सीपी लेवल कितना होना चाहिए? 2 मांगता है। ये लेटेस्ट में अगर बात कर रहा हूं, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। सो नॉर्मल विजन सीपी लेवल 2, और अगर सीपी लेवल आपका 3 है तो इसका मतलब इशिहारा जो बुकलेट टेस्ट सीरीज है उसमें कहीं ना कहीं आप एक वर्स्ट कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट करते हो। ये सिंपल सी चीज आपको यहां पर समझने की कोशिश यहां पर करनी है बेटा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, जो सीपी लेवल 3 होता है वो सबसे वर्स्ट माना जाता है सीपी लेवल 3। तो नॉर्मल इसमें क्या था, कुछ रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर में आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर में आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है सीपी लेवल 3 के अंदर। सो ये बुकलेट होती है जहां पर रिक्विसाइट्स प्लेट्स वगैरह होती है, उनमें नंबर्स आइडेंटिफिकेशन, कलर्स आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है 1.5 मीटर के, और एक डार्क रूम के अंदर आपको रखा जाता है। दिस इज नॉर्मली फॉर द कलर विजन नाइट ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। तो सीपी लेवल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कलर परसेप्शन की अगर अपन बात करते हैं, तो यहां पर कलर परसेप्शन 2nd लेवल मांगता है, बोथ फॉर द ग्रेजुएट एंड द नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन द आर्मी। तो ये आर्मी के लिए पूरा का पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड्स है जो मैंने अभी आपको यहां पर बताने की समझाने की कोशिश करी है। चलिए अब इसी तरीके से हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, और नाउ वी विल डिस्कस द कलर विजन्स फॉर इंडियन नेवी, ठीक है। अगर हम लोग नेवी के लिए बात कर रहे हैं, अपन इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इंडियन नेवी के लिए भले आप ग्रेजुएट एंट्री से जा रहे हो या फिर नॉन ग्रेजुएट एंट्री से जा रहे हो, आप 10+2 एंट्री से जा रहे हो, किसी भी एंट्री से जा रहे हो, दोनों के लिए आईसाइट का मेडिकल स्टैंडर्ड फिक्स्ड एक ही उन्होंने रख रखा है, ठीक है। ये भी जो मैंने यहां पर डाटा लिया है, ये सीडीएस और एनडीए के नोटिफिकेशन और इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां से ये डाटा लिया गया है, मैच किया गया, सर्टिफाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्राइटेरिया किस किस के लिए, तो इंडियन नेवी के लिए है, या एनडीए या सीडीएस किसी भी ग्रेजुएट एंट्री के लिए आप बोल सकते हो ये है।
अनकरेक्टेड विजन कितना मांगता है? तो अनकरेक्टेड विजन बोथ आई के लिए, लेफ्ट और राइट के लिए 6/12 मांगता है। 6/12 का मतलब क्या? कोई एक नॉर्मल पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को 12 मीटर की डिस्टेंस से देख पा रहा है, लेकिन आप उस डिस्टेंस को 12 से नहीं 6 से देख पा रहे हो, तो आपका आईसाइट विजन कितना हो जाएगा? 6/12 हो जाएगा बोथ आईज के लिए। इसका अगर करेक्टेड विजन अगर मैं बात करता हूं कि करेक्टेड एक्यूटी विजन की अगर अपन बात करते हैं, ये विदाउट स्पेक्स की यहां पर बात हो रही है, और यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं विथ स्पेक्स की यहां पर बात हो रही है, तो विथ स्पेक्स कितना मांगता है? तो 6/6 और 6/6 यहां पर मांगता है। मायोपिया की लिमिट्स कितनी मांगता है? तो वहां पर थोड़ा सा इंडियन आर्मी के अंदर रिलैक्सेशन ज्यादा है मायोपिया के केस में, लेकिन यहां पर अगर अपन बात करते हैं रिलैक्सेशन थोड़ा सा कम मांगता है नेवी के अंदर। नेवी और इंडियन एयरफोर्स का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो आर्मी के रेस्पेक्टिव में बहुत हाई होता है। ये क्लियरिटी है, ये बिल्कुल एक सत्य है, ये एक ट्रूथ है, ठीक है। सो यहां पर मायोपिया का -1 पॉइंट डायोप्टर की बात करता है, हाइपर मायोपिया की बात करता है तो +2 डायोप्टर की बात करता है, एस्टिमेटिज्म भी होता है, उसके लिए भी यहां पर वैल्यूज बात की गई है, ठीक है। क्या बाइनोकुलर विजन होने के लिए चाहिए? तो बाइनोकुलर विजन 3rd मांगता है। और कलर परसेप्शन यहां पर क्या मांगता है? सो कलर परसेप्शन लेवल यहां पर 1 मांगता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट की यहां पर कोशिश करता है, कलर परसेप्शन लेवल आपका 1 होना चाहिए। दिस इज द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द इंडियन नेवी फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड द नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर, सो इंडियन एयरफोर्स के अंदर अगर अपन मेडिकल स्टैंडर्ड आई विजन की बात करते हैं, तो अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग है। फ्लाइंग के लिए अलग है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए अलग है, टेक्निकल कैडर के लिए अलग है, तो अलग अलग कैडर के लिए अलग अलग है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी। इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी भले ही आप ग्रेजुएट एंट्री से हो या फिर नॉन ग्रेजुएट एंट्री, सीडीएस से हो, एफकेट से हो, या आप टीजीसी से हो या एसएससी टेक्स से हो, सॉरी एसएससी टेक्स तो यहां से नहीं जा सकते, टीजीसी नहीं जा सकते, उससे तो सिर्फ आर्मी में जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं भले ही आप सीडीएस से और एफकेट से हो, ठीक है। तो आप एनडीए से हो, सीडीएस से हो, या आप एफकेट एंट्री से अगर यहां पर हैं, तो मैं उनके लिए यहां से कह रहा हूं कि फ्लाइंग के लिए क्या होता है बेटा, एक ही क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स कर रखा है, बिल्कुल ध्यान से बना। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम लिमिट फॉर रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ, ठीक है, हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया का एरर कितना मांगता है? +2 डायोप्टर यहां पर मांगता है। रिलैक्सेशन है +2 डायोप्टर तक है। सबसे वर्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं एयरफोर्स और नेवी के अंदर ही बहुत खतरनाक मेडिकल स्टैंडर्ड मांगता है। विजुअल एक्यूटी अगर हम लोग बात करते हैं, जिसको क्लैरिटी ऑफ विजन कहा जाता है, एरर्स की अगर हम लोग बात करें 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अदर आईज। मतलब अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो 6/6 या 6/9 है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि भले ही ऐसा नहीं है कि यार आपका अगर विजन थोड़ा सा डिफेक्टेड है तो आप नहीं जा सकते हो, विद स्पेक्स अलग से चेक किया था, विदाउट स्पेक्स अलग से चेक किया है। तो अगर आपके स्पेक्स के साथ करेक्शन आ रही है तो यू आर बीइंग एलिजिबल। तो एक भ्रम है, जो मिथ है, जो हम लोगों के दिमाग के अंदर अमूमन बना होता है, वही मैंने इस वीडियो से हटाने की कोशिश करी है, एंड आई थिंक इट्स बीइंग जस्ट गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो विजन एक्यूटी 6/6 या फिर 6/9 यहां से मांगता है। करेक्ट एक्यूटेड विजन की हम लोग बात कर रहे हैं। अनकरेक्टेड विदाउट स्पेक्स आपको कुछ भी हो वो चल जाता है, लेकिन करेक्टेड इतना, अच्छा दोनों से चेक किया जाता है, करेक्टेड और विदाउट करेक्टेड, विद स्पेक्स वाला भी चेक किया था, विदाउट स्पेक्स वाला भी चेक किया जाता है। यहां पर अगर हम लोग बात करें करेक्टेबल अप टू कितना होना चाहिए? 6/6 होना चाहिए फॉर हाइपर मायोपिया के केस में यहां पर होना चाहिए। यहां पर कलर परसेप्शन कितना मांगता है? सो कलर परसेप्शन यहां पर फ्लाइंग के लिए मांगता है 1। सो कलर परसेप्शन लेवल यहां पर टफेस्ट माना जाता है फ्लाइंग के लिए, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। वहीं पर अगर अपन बात करते हैं एयर क्रू, कुछ एयर क्रूज होते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट एंट्रीज और नॉन ग्रेजुएट एंट्री से, तो यहां पर अगर अपन बात कर लेते हैं इनके लिए क्या मांगता है। सो हाइपर मायोपिया का थोड़ा रिलैक्सेशन यहां पर बढ़ा दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, +3.5 डायोप्टर यहां पर है, और मायोपिया के केस में -2 डायोप्टर यहां पर मेंशन किया गया। विजुअल एक्यूटी एरर्स की अगर हम बात करते हैं, ये विदाउट स्पेक्स की यहां पर बात कर रहा है, ठीक है। तो विदाउट स्पेक्स की बात कर रहा है 6/24, मतलब कोई एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किसी ऑब्जेक्ट को 24 मीटर से अगर क्लियरली देख पा रहा है तो आप उसको 6 मीटर से देख पा रहे हो। तो इन वन आई और दूसरी आई में 6/36 अगर आपका है तो भी आप एलिजिबल हो। तो एक आई में 6/24, दूसरे में 6/36 है, तो आप एलिजिबल जा सकते हो इंडियन एयरफोर्स के अंदर, क्रू के अंदर। लेकिन अब करेक्टेड विजन की बात करें तो करेक्टेड विजन कितना होना चाहिए? 6/6 या 6/9 तक अगर आपका है तो यू कैन सिंपली जॉइन इट। सीपी लेवल कितना होना चाहिए? कलर परसेप्शन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए कलर परसेप्शन लेवल, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, now we will talking about the administration, air traffic control, ठीक है, इन सब के बारे में अपन बात कर लेते हैं क्या होता है। सो यहां पर हाइपर मायोपिया का +3.5 डायोप्टर की यहां पर बात की गई, मायोपिया के केस में बात की गई -3.5 डायोप्टर, थोड़ा सा रिलैक्सेशन इनमें ज्यादा आता है। अगर अब बात कर लेते हैं विजन एक्यूटी की बात कर लेते हैं, अनकरेक्टेड और करेक्टेड दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एरर के साथ बात कर लेते हैं, विदाउट स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, 6/9 इन ईच आई यहां पर बात किया गया है। और यहां पर अगर कलर विजन की बात कर लेते हैं तो कलर विजन परसेप्शन जो टेस्ट आता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो सीपी लेवल यहां पर कितनी बात करता है? सीपी लेवल सेकंड की यहां पर बात कर रहा है, सिंपल सा पॉइंट आपको ये याद रख लेना।
नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मतलब इन इंजीनियरिंग कैडर, टेक्निकल कैडर की बात करते हैं तो यहां पर रिलैक्सेशन प्लस 3.5 डायप्टर की यहां पर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर माइपा के केस में माइनस 3.5 डायप्टर की अपन बात कर रहे हैं। विजुअल क्लैरिटी यदि हम लोग बात कर रहे हैं, करेक्टेड हो जाना चाहिए विद स्पेक्स के साथ। अगर आपके पास स्पेक्स लगाने के बाद आपके 6/6 या 6/9 तक करेक्टेड विजन आपका चला जाना चाहिए। ये वियरिंग ऑफ ग्लासेस विल बी कंपलसरी एंड एडवाइजेबल। आपको ग्लासेस तभी करना है जब आपको लगे भाई जरूरी है और एडवाइजेबल हो, तो ही आप ग्लासेस वगैरह कैरी कर सकते हो, ये समझना। वहां पर बात करते हैं एसीसी लॉजिस्टिक और एजुकेशन डिपार्टमेंट कैडर की अगर बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर, तो यहां पर प्लस 3.5 डायप्टर फॉर द हाइपर मायोपिया के केस में और मायोपिया के केस में माइनस के 3.5 डायप्टर। विजुअल करेक्टेड यदि हम लोग बात कर लेते हैं 6/6 या 6/9 तो विदाउट स्पेक्स, सॉरी विद स्पेक्स मांगता है करेक्टेड होने के बाद। उसके बाद अगर आपके आई के अंदर डिफेक्ट्स है तो वो सारे के सारे डिफेक्ट्स यहां पर मेंशन किए गए हैं। सेम यहां पर भी आप ग्लासेस तभी वेरी करना जब आपको डॉक्टर एडवाइस करे या बहुत जरूरी हो, तभी उस टाइम पे आप ग्लासेस वगैरह को वियर करिए। सो दीज आर ऑल द स्टैंडर्ड्स जो हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन किया है एंड आई डेफिनेटली होप कि आपको यहां से बहुत सारी क्लियरिटी बनी होगी और आपके दिमाग के अंदर जो भ्रम आ रहा था शायद मैं आर्म फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर पा सकता हूं क्योंकि मेरा विजन कहीं ना कहीं कमजोर है या वीक है, वो भ्रम आपका हट गया होगा। तो ऐसी अमेजिंग मेडिकल्स वीडियोस के साथ मैं फिर आपके साथ आऊंगा और एक नई टॉपिक के साथ आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, तगड़े रहो।